आज हम विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आए हैं और आपके सामने एग्जाम में हूबहू ये पेपर आने वाला है। इस पेपर को एग्जाम हॉल में आप कैसे हल करेंगे, कैसे अपने आप को वहाँ आप शांत रख पाएंगे, कैसे अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी वहाँ यूज करेंगे और पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएंगे। यानी टॉपर स्टूडेंट कौन सी स्ट्रेटजी को प्रयोग में लाते हैं, कौन सी स्मार्ट तरीके से वो लिखते हैं, उन सब बातों पे हम उन सभी ट्रिक पे भी बात करेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी एबैसिडबल। इनमें सिर्फ आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, किसी गुरुजी को नहीं बताना, ना किसी को बोल के बताना है। अब यहाँ आप मान लो कि आपको विज्ञान में कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप बहुत अच्छा पेपर करके आ सकते हैं। देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के विघटन से एक गैस उत्सर्जित होती है, उसका नाम बताना है आपको। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? सिल्वर क्लोराइड, तो Cl2 गैस है, वो उत्सर्जित होती है। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पेपर में स ऑप्शन लिख दे। फेरिस सल्फेट में कितने अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं? फेरस सल्फेट की बात हो रही है तो 7 अणु होते हैं इसमें क्रिस्टलीय। एक अणु है वो 7, कितने? 7। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का युग्म है वो बताना है। ऑप्शन में दिया कॉपर, सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। सोना और चांदी, सिल्वर को कहते हैं चांदी, तो सिल्वर और चांदी है, दोनों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्मा का सबसे चालक है वो चांदी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखो कॉपर, मरकरी, लेड और जिंक, अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। चांदी के बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा अच्छा चालक होता है वो होता है कॉपर, तो अपने पास ऑप्शन कॉपर है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है CH3COOH प्लस CH3CH2OH एक यौगिक बनाते हैं और H2 यानी पानी भी बनाते हैं। इन ऑप्शन में से उस यौगिक को सिलेक्ट करना है और यौगिक का अपने आंसर लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है वो बताना है, तो C2H6 हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, इसमें हाइड्रा में कौन सी अलैंगिक विधि होती है? वो कौन सी होती है? विखंडन होती है, मुकुलन, खंडन या पुनरुद्भवन, तो मुकुलन होता है हाइड्रा में। नेक्स्ट है कॉपर टी को कहाँ स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय, अंडाशय, योनि या अंडवाहिनी में, तो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, दिमाग का एक भाग होता है जो ये बताता है कि हमारा पेट भर चुका है, कहने का मतलब, तो वो कौन नियंत्रित करता है? उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। पादपों की पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती है? हार्मोन होता है ना पादपों में, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एस्बेलिन, तो एस्बेलिन हार्मोन है, उसके कारण पत्तियां मुरझा जाती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? वो करता है पुतली, और पुतली को का एक दूसरा नाम है वो क्या है? आयरिस, या पुतली ये काम करते हैं जो प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। जो आंख में प्रकाश जाता है उसको, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो वो है बैंगनी रंग। वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बैंगनी रंग है, 7 रंग होते हैं ना, श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग दिखाई देते हैं, जैसे इंद्रधनुष में दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रंग दिखता है, विचलित होता है, वो होता है बैंगनी। KWH किलोवाट हर्ट्ज किस भौतिक राशि का मात्रक है? वो है विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है जूल कूलाम किस भौतिक राशि के समान है? तो वो है वोल्ट के समान। एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होता है, तो अंदर की ओर विद्युतीय क्षेत्र और बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों क्षेत्र। दाहिने हाथ के अंगूठा नियम में अंगूठा किसका संकेत करता है? तो विद्युत धारा की दिशा का संकेत करता है। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। स्थलीय पारितंत्र में पादप कितने पौधे हैं? वो कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा का खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं? तो
1% सौर ऊर्जा है उसको खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन? पादप। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने वाले सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या कहलाते हैं? बताओ। अपघटक कहलाते हैं। तोड़ने वाले जीव होते हैं ना, वो अपघटक कहलाते हैं। इनमें से आपको ये सीखना है उत्पादक कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीय उपभोक्ता कौन है। ये अपना खाद्य श्रृंखला आपने सीख ली होगी। उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जिसको उस पौधे को खाने वाले। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पौधे को खाया उसको खाने वाले। इस प्रकार से एक श्रृंखला होती है, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल भी बोल देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 1 मार्क्स का प्रश्न है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1 से 2 तक। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। अपने दोस्तों के साथ जल्द शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी को जांच सकें। क्षार जल में OH हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार हैं वो जल में मिलने पर OH यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। मानव में श्वसन है वो वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। प्लेटलेट्स रुधिर में कोशिकाओं के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। कौन? प्लेटलेट्स। शरीर सर्पों में यानी सांप जो वर्ग है, सांपों का जो वर्ग है उसमें लिंग निर्धारण निषेचन अंडे में ऊष्मायान तापमान पर निर्भर करता है। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की अपनी माता से अक्ष गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और पिता से वाई। लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 1 मार्क्स का पर प्रश्न है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं यानी जुड़ते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या करते हैं? एक पदार्थ होता है वो टूटता है 2 अलग अलग पदार्थों में, उसे कहते हैं वियोजन। तो आप सीधा सीधा अर्थ इससे ये सीख ले, सीधा सीधा यानी सरल भाषा में। संयोजन यानी जुड़ना, वियोजन यानी टूटना। याद हो गया ना? शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पे कौन सा पदार्थ बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। आघात वर्धन्यता और तन्मन्यता में क्या अंतर है? आघात वर्धन्यता यानी चोट लगने पे धातु को पतली चादर में पीटने की जो क्षमता होती है, यानी पतली चादर बना देने की क्षमता होती है, उसको कहते हैं आघात वर्धन्यता। और तन्यता क्या होती है? धातु को धातु का जो तार है ना उसको खींचने की जो क्षमता होती है, लंबा खींचते हैं ना, उसको कहते हैं तन्यता। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखने यानी मादा हार्मोन का नाम लिखना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे तंत्रिका कोशिका का, और तंत्रिका कोशिका में इन चीजों को आप दर्शाएंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है? केंद्रक है। इसको केंद्रक लिख देंगे। ये जो पतली सी डंडियां हैं इसको दुर्मिका कहते हैं। और ये जो अपना कलर है येलो येलो सा, ये क्या है? कोशिकाएं है। और ये जो बीच में जगह है इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिका का अंतिम सिरा है वो कहते हैं इनको। इस प्रकार से आपको नाम लिखना है, चित्र बनाना है शानदार। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कैपिटल आर में और स्मॉल आर और कैपिटल वाई जीन संरचना के बाह्य लक्षण आपको बताने। तो झुर्रीदार और पीले बीजों को दर्शाते हैं। मानव में लिंग निर्धारण का आरेखित चित्र बनाइए। इस प्रकार से हम मानव में लिंग निर्धारण का आरेखित चित्र है वो बना देंगे और बड़े ही शानदार तरीके से बना देंगे तो मार्क्स भी शानदार देगा एग्जामिनर। तो अपने सधे हुए शब्दों में आंसर देंगे शानदार। अपन जहाँ चित्र मांगा गया है एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन में वहाँ चित्र बना देंगे। नेक्स्ट प्रश्न कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना के स्रोत होते हैं वो बताना है। तो नाभिक होता है ना केंद्र, उसमें DNA होता है, वहाँ सूचना केंद्रित होती है। और DNA का पूरा नाम क्या है? देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यहाँ प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य सूचनाएं निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस के लिए लेंस का सूत्र लिखना है और आवर्धन क्षमता है उसका सूत्र लिखना है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u
यू। और एक मॉडल पहले भी मैंने करवाया था, उसमें आपको बताया था कि लेंस और दर्पण के सूत्र में क्या अंतर होता है। तो दर्पण में माइनस में आ जाता है, लेंस में ये प्लस में आ जाता है, सेम होता है। आवर्धन क्षमता देखो m बराबर v बटा u, इस सूत्र से निकालते हैं आवर्धन क्षमता लेंस की। दोनों सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद करने और इनका क्वेश्चन आना ही आना है। आवर्धन क्षमता और लेंस का जो सूत्र है वो आपको अच्छे से याद करना है। इनके आधार पे अगर आपको डाटा भी दे देंगे तो आप निकाल भी लोगे, क्योंकि जब सूत्र आपको आ रहा है ना तो आपको वो आंसर निकालने में बहुत आसानी होगी। और आंसर निकाल के आप रखेंगे कॉपी में तो पूरे में से पूरे मार्क्स एग्जामिनर देगा, कहीं भी मार्क्स काटेगा नहीं। वाहनों के अग्र दीपों में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताना है। हेडलाइट होती है ना दर्पण, इसमें गाड़ियों में, उसमें अवतल दर्पण होता है। कौन सा? अवतल। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के विभिन्न जातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है। CFC का पूरा नाम लिखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट अपना खंड ब शुरू हो रहा है, कॉपी में खंड ब लगा दे और खंड ब के प्रश्न शुरू करने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। निस्तापन और भर्जन में अंतर बताना है कि ये क्या होता है, निस्तापन क्या होता है। तो निस्तापन और भर्जन में अंतर ये है कि ये दोनों ही धातुओं को प्राप्त करने की तापीय विधियां हैं। धातु से जो अयस्क प्राप्त करते हैं उनकी तापीय विधि है। और इसमें मुख्य अंतर यह है कि निष्पादन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में और सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, जबकि और इसमें पाया गया कार्बोनेट अयस्क के लिए, जबकि भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और प्राप्त क्या करने के लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। तो धातुओं से अयस्क प्राप्त करने की ये तापीय विधियां हैं, निस्तापन और भर्जन। गैंग और एनोड में आपको अंतर बताना, ये क्या होते हैं? गैंग क्या होता है? अयस्क के लिए अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है ना वो होती है गैंग, वो क्या कहलाती है? गैंग। और एनोड क्या कहलाता है? शोधन के समय एनोड पे बचा हुआ जो अवशेष होता है ना उसको कहते हैं एनोड। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हल करेंगे कि सामान्य सूत्र है CnH2n में n बराबर 3 रखना है। C के पास n है ना, यहाँ 3 रखना है। और एल्कीन और एथीन की इलेक्ट्रॉन बंद संरचना भी बताने हैं। पहले तो आपको C के बाद जो n है यहाँ 3 रखें। जब 3 रखेंगे तो हमारा इस प्रकार से बनेगा C3H6 और फिर हमारा बन जाएगा CH3 CH और CH2। प्रोपीन की इलेक्ट्रिक संरचना बना देंगे और फिर हम बना देंगे ये इस प्रकार से दोहरे बंध वाला कार्बन बंध बनता है इसमें एथीन की इलेक्ट्रिक संरचना। और इसमें कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बंध और कार्बन में दोहरा बंध यहाँ भी बनता है। रक्त दाब क्या होता है? रक्त दाब जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं ना। और धमनी और शिरा में अंतर भी बताना। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, ये रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पे डालने वाला दबाव होता है। रक्त वाहिनी होती है ना शरीर में, उन पे दबाव पड़ता है तो उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। और धमनी और शिरा में अंतर विशेषता के आधार पे करें तो देखो दाब क्या है, धमनी में दाब उच्च होता है और शिराओं में दाब निम्न होता है। गति की बात करें तो हृदय की धड़कन के अनुसार पंप होता है, किसमें? धमनी में। हृदय की धड़कन के विपरीत धीरे धीरे प्रवाह होता है शिरा में। और जब वाल्व की बात करें तो जो धमनी में वाल्व नहीं होते, कुछ जो मामले हैं अति छोटे वाल्व होते हैं, लेकिन शिराओं में वाल्व उपस्थित होते हैं और शिरा में रक्त दाब कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रकाश अनुवर्तन यानी पौधे का प्रकाश की ओर झुक जाना, उसका आपको चित्र बनाना है। तो आप इस प्रकार से एक गमला लेंगे और गमले में आप एक चित्र लगा देंगे, यहाँ सूर्य देव बना देंगे इस प्रकार से। और पौधे की जो इस प्रकार से प्रकाश की ओर अनुवर्तन दिखाएंगे, नहीं प्रकाश की ओर झुकना। तो इस प्रकार से चित्र बना देंगे प्रकाश अनुवर्तन का। प्रकाश की ओर तने का मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित होती है? त्वरित प्रतिक्रिया के लिए, यानी तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। प्लेनेरिया और जो पुनरुद्भवन है प्लेनेरिया में,
उसमें उसको समझाना है। तो प्लेन एरिया के प्रत्येक शरीर का प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना देता है। एक टुकड़ा अगर टूट के पड़ गया ना तो वो एक नया जीव का रूप ले लेगा। इस प्रकार से इसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है। जैसे छिपकली में देखा ना आपने, छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो फिर से नहीं आ जाती। अपरा क्षतिग्रस्त होने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरा जो कि अपरा होता है, जो प्लेसेंटा भी जिसको बोलते हैं, माँ के गर्भ में जब बच्चा भोजन प्राप्त करता है उसको अपरा कहते हैं। तो भ्रूण यानी बच्चा जो माँ के पेट में पोषण प्राप्त करता है अपरा के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा, तो उसको पोषण नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो। 9 का प्रश्न है, 0.5 मीटर की फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। अभी हमने ऊपर देखा था लेंस की क्षमता 0.5 है, P बराबर 1/f। ये उत्तर लगा, ये अपन सूत्र लगाएंगे 1/f और फिर हम निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की क्षमता को कहते हैं डायोप्टर। डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा, कांच और हवा में अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। तो हवा क्या है? एक विरल माध्यम है। कांच क्या है? एक सघन माध्यम है। और हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब कांच से पुनः हवा में आता है तो वो उसकी गति बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर जाता है। तो किस प्रकार से इस प्रकार से कांच की सिल्ली बनाएंगे? हवा से प्रवेश कर रहा है, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक रहा है और फिर अभिलंब से दूर जाएगा। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अंतर बताना है। दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपीरिया कहते हैं और निकट को मायोपिया कहते हैं, और ये आंख के अपवर्तन के दोष हैं दोनों ही। तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तु धुंधली होती है और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली होती हैं और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है। इसको सही से करें कि दूर दृष्टि, दूर की दृष्टि, निकट दृष्टि दोनों में थोड़ा सा अच्छे से याद करें। अग्रिम सूर्योदय विलंब सूर्यास्त के कारण बताने क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। एक सीवी विद्युत स्त्री है, उसका तापमान प्राप्त करने के लिए 840 वोल्ट की दर से विद्युत खर्च होती है। तो विद्युत स्रोत की वोल्ट 220 है। तो इसको दो चीजें यहाँ निकालनी है। एक, स्त्री में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हुई, फिर इसका प्रतिरोध कितना है। तो इसके लिए इस प्रकार इस सूत्र से हम इसको पूरी तरह से हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त है वो होती है। तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबक बनता है। और घरेलू विद्युत परिपथ होता है ना, जैसे समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। तो जब घरेलू विद्युत परिपथ होता है तो उसमें अति भारण से बचने के लिए, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, अति भारण लोड पड़ता है जिसको कहते हैं लोड पड़ा है, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? एक तो फ्यूज का प्रयोग करेंगे, एक अधिक उपकरण एक ही सॉकेट में नहीं लगाएंगे। वायुमंडल में ओजोन बनाने की जो प्रक्रिया है उसका समीकरण लिखना है कि ओजोन किस प्रकार से बनती है वायुमंडल में। तो ओजोन बनने के लिए ये प्रक्रिया होती है। O2 कैसे बनी? O और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो किस प्रकार से ये बनती है, ये सूत्र आपको अच्छे से याद करना है। पारितंत्र में जैव और अजैव के जो घटक हैं वो बताने। जैव घटक कौन से हैं? जिसमें जीवन है, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, ये जैव घटक है। अजैव जैसे जल हो गया, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, ये अजैव घटक है। खंड 6 के प्रश्न 3 मार्क्स वाले हैं और खंड 6 के प्रश्नों में अथवा वाला ऑप्शन भी है जो आपको अच्छा आ रहा है। जैसे मीथेन का है, मीथेन के दहन का संतुलित रासायनिक समीकरण इस प्रकार से बनाएंगे। प्रखनली का चित्र बनाना है, प्रखनली का मुख दिखा दें, उसकी तली दिखाएं, कांच की दीवार बनाएं। जल के अपघटन से कैथोड पे कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन बनती है, H2। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कौन सी है? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल। उपरोक्त सब समीकरण में संतुलन करना है, रासायनिक समीकरण लिखना संतुलित करके। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिका से बचाने के लिए क्या किया जाएगा? तो प्रति ऑक्सीकारक होते हैं, उनको मिलाया जाए जिससे वायु रुद्ध पैकिंग हो जाएगी, यानी उसमें हवा नहीं जा पाएगी। उपयुक्त रासायनिक समीकरण को संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH4 की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का विश्लेषण करना है। तो इस प्रकार से आपको बतानी है कि मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाता है और क्या बन गया? HCl। निम्न यौगिकों को सही श्रेणी है वो पहचाननी है। एथेन संतृप्त हाइड्रोबेंजीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक्सेन एक लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन और मिथाइल अल्कोहल विषम परमाणु युक्त यौगिक। या फिर ये कर दें, एथेनोइक अम्ल की एस्टरीकरण अभिक्रिया का समीकरण है और इसमें कौन सा उत्पाद बन रहा है। बहुत ही सरल है, लेकिन ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट और अथवा में आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिला रहा है। तो इसका इस प्रकार से आप समीकरण दिखाएं, ये समीकरण बनाए और इसमें एथाइल एथेनोट यानी एस्टर बनने की प्रक्रिया है। ये क्या बना है? एस्टर। नेक्स्ट प्रश्न, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। क्लोरोफार्म है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉन है और ब्यूटेनॉन। 16 का प्रश्न है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और इनके भागों को समझाना भी है, बताना भी है। तो इस प्रकार से नर जनन तंत्र का आप अच्छे से सुंदर सा चित्र बना देंगे, साफ सुथरी राइटिंग में कॉपी लिखेंगे और पॉइंट लिखने के बाद ब्लैक एंड ब्लू पेन है, 2 पेन लेके जाएंगे। ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन करेंगे। अब देखो इस चित्र में आपको शुक्राशय दिखाना है, मूत्राशय दिखाना है, पूरा ग्रंथि है, वृषण ग्रंथि दिखानी है और शिशान शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, स्खलन नलिका, ये सब आपको बता देनी है और एक सुंदर सा चित्र बना देना है। इसके भाग बता देने हैं कि वृषण का क्या कार्य है, शुक्राणु निर्माण का, शुक्रवाहिनी क्या करती है, शुक्राणु का परिवहन करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि द्रव स्रावित करती है और लिंग निषेचन में सहायक है। अथवा का प्रश्न करते हैं, मादा जनन तंत्र का है। 3 प्रतिरोध हैं। 17 का प्रश्न है कि इस प्रकार से 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और इन प्रतिरोधों से 15V बैटरी में प्रकार से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा है वो ज्ञात करनी है। तो ये सूत्र अगर आपको आ रहा है तो इस प्रकार से आप सूत्र लगा देंगे और विद्युत धारा को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों ज्ञात करने हैं। अथवा का प्रश्न है कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम बोलते हैं, पार्श्व क्रम का जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो संतुलित प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है कि किस प्रकार से का सूत्र आप लगाएंगे और अच्छे से निकाल देंगे। पीएच स्केल है, पीएच स्केल किस प्रकार से निकाली जाती है? तो पीएच मान है वो देखो 1 से लेकर 14 तक होता है, 0 से पीएच मान होता है वो 0 से 14 तक होता है। ये मापता है कि विलियम अम्लीय है, क्षारीय है या तटस्थ है। तटस्थ कब होगा? जब 7 पूरा 7 का मान होगा। जैसे शुद्ध जल है उसका मान 7 होता है। इसे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है, पीएच मान 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। फिर दूसरा प्रश्न है धातु यौगिक निकालना है, लवण प्लस जल प्लस गैस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, खट्टा दूध है, संगमरमर है, सिक्का सिरका है, इन सबको सुमेलित करना है। इस प्रकार से आप कर देंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को MgOH की होल स्क्वायर कहते हैं। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, संगमरमर CaCO3 होता है और सिरका एसिटिक अम्ल होता है। साधारण नमक में जलीय विलयन का विद्युतीकरण दिखाना है। तो इस प्रकार से आप बना देंगे और इसमें एनोड और कैथोड पे कौन सी क्रियाएं होती हैं वो बता देंगे। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और शानदार आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो इस प्रकार से आप शानदार सा चित्र बनाएंगे मानव पाचन तंत्र का। मुख से शुरू होता है पाचन। देखो मुंह दिखाना है आपको, जीहा दिखानी है, गर्शिका और
डायफ्राम, आमाशय, शुद्धांत यानी छोटी आंत, बड़ी आंत दोनों दिखानी है, गुदाद्वार, और ये आपको पित्त की थैली, यकृत, ये सब आपको नामांकित करना है, चित्र बनाकर नामांकित करना है। भोजन की नली, आमाशय, इस प्रकार इनके कार्य भी लिख दे। शुद्रांत, शुद्रांत में पाचन क्रिया को समझाइए। तो शुद्रांत में पाचन कैसे होता है? आंतरिक सतह पे एंजाइम और पाचन रस होते हैं और भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं और आंत द्वारा उनका अवशोषण हो जाता है। फिर पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन को एक तो लार है वो गीला करती है, भोजन को मुलायम कर देती है, और इसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन, और इसके माध्यम से ये स्टार्च का प्रारंभिक अपघटन करती है। यानी स्टार्च का अपघटन यानी टूटना यहीं से शुरू हो जाता है, यानी भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। जहाँ लार भोजन में मिलती है उसको मुलायम कर देती है और उसको गीला करती है और एक एंजाइम छोड़ती है जिसको कहते हैं टाइलिन। नेक्स्ट अथवा का प्रश्न है, वक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम हमने देखा ऊपर कि प्रकाश किस प्रकार से गति करता है। तो प्रकाश किसी माध्यम से, जब प्रकाश किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी जब हवा से कहाँ जाएगा? कांच में जाएगा, तो किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा और गति दोनों में परिवर्तन होता है, सो उसे कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य ये एक ही तल में होते हैं, यानी अपवर्तित किरण बराबर अपवर्तन किरण, परावर्तित किरण, सॉरी कहने का मतलब अगर 30 डिग्री कोण बना रही है तो परावर्तित किरण है वो भी 30 डिग्री का ही बनेगा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र 2f और f की दूरी के मध्य स्थित बिंदु पर प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है वो बताना है। तो लेंस उत्तल लेंस है तब कैसा बनेगा और अवतल लेंस है तो कैसे बनेगा? देखो उत्तल लेंस है तो कैसे बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर। फिर f पर है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा होगा, लेकिन जब अवतल लेंस है तो आभासी, सीधा और छोटा होगा। इसको चित्र के माध्यम से दिखाना है ताकि और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आपको माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे होगी ये बतानी है। माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे होगी? जब प्रकाश शून्य से गुजरेगा तो उसकी चाल इतनी होगी, हवा से गुजरेगा तो उसकी चाल इतनी होगी, पानी से गुजरेगा तो इस प्रकार से होगी, और जब कांच से गुजरेगा तो इस प्रकार से होगी, हीरे से गुजरेगा तो ये होगी। तो जितना अधिक अपवर्तन होगा उतनी ही धीमी उसकी गति हो जाएगी। ये गति प्रकाश के माध्यम में प्रत्यक्ष रूप से आकर्षण के रूप में बदलती है। अथवा का प्रश्न कर सकते हैं, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? और जो अवतल और उत्तल दर्पण है उनमें प्रतिबिंब कैसे बनता है जब वस्तु फोकस f पे स्थित हो। इस प्रकार से आपको चित्र द्वारा इन प्रश्नों को हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान का मॉडल पेपर हमने हल किया है, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो कर दें। पूरी सभी विषयों में आपकी मदद करने का प्रयास किया गया, सभी के मॉडल करवा दिए हैं। ये विज्ञान का भी अपना मॉडल इससे पहले भी करवाया जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, शेखावाटी मिशन का पूरा आपको कंटेंट पूरा समझा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।